पार्ट्स 90 डिग्री के एंगल पे रखे गए हैं एक दूसरे से। आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस कर दी गई है O, जो कि इनके एंगल बाइसेक्टर पे रखी गई है, यानी ये एंगल है 45 डिग्री। तो पहला सवाल पूछा जाएगा आपसे, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, ठीक है ना, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। तो ऑल्दो आपने स्कूल में इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, पर अभी उस पर नहीं ध्यान देंगे हम, ठीक है ना। पहले आप मेथड सीखो, ठीक है, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है जो फॉर्मूला, क्योंकि उतना इजी क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि r डिस्टेंस पे है, इस तरह से कुछ, ठीक है ना, और मान लो कि इस मिरर से डिस्टेंस है a और ये डिस्टेंस भी जो है वो भी है a। इंटरसेक्शन पॉइंट को मैंने बोल दिया है ओरिजिन, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो कोई भी रे जो ऑब्जेक्ट से निकलेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होगी, वो पहले एक मिरर के ऊपर गिर सकती है इस तरह से। M1 पे मैंने अगर रे गिराई तो हम जानते हैं कि इस तरह से वो चली जाएगी, और जहां से हमें रे आती हुई लगती है वहीं पे क्या हो जाता है, इमेज फॉर्म हो जाती है। एक रे मैं इस तरह से मान लेता हूँ जो एकदम वर्टिकली नीचे गिरी होगी, वो तो 0 डिग्री पे गिरी है तो एज इट इज वापस लौट जाएगी। तो इन्हीं दोनों को एक्सटेंड करने पर इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को आप बोल दोगे इमेज की पोजीशन। तो M1 ने हमारे ऑब्जेक्ट की पहली इमेज यहाँ बनाई होगी I1। सिमिलरली अगर मैं रे गिराता हूँ किसके ऊपर, M2 के ऊपर, तो कुछ इस तरह से गिरेगी, ये मैंने बना दिया नॉर्मल, और वो रे इस तरह से चली जाएगी। और एक रे हम स्ट्रेट गिरा देते हैं 0 डिग्री पे, वो एज इट इज वापस आ जाएगी। दोनों को एक्सटेंड कर दो, तो यहाँ M2 ने एक इमेज बनाई है हमारी ऑब्जेक्ट की, जिसे हम कह सकते हैं इमेज नंबर 2। अच्छा, तो ये दो इमेजेस फॉर्म हो गई जो कि डायरेक्टली फॉर्म हुई थी, ठीक है ना। एक मिरर हमें पता है कि एक ही इमेज बनाता है एक समय पे एक ऑब्जेक्ट की। अब हो क्या रहा होगा कि मान लो इस पोर्शन पे जो रे गिरी होगी आके, यानी M1 पर ही गिरी है लेकिन परपेंडिकुलर के लेफ्ट साइड में गिरी है, तो वो रिफ्लेक्ट किस तरह से होने वाली है, इसी तरह से होने वाली है। और वो कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि ये भी फाइनली यहीं से आता हुआ दिखे, क्योंकि M1 को पूरे को एक ही इमेज बनानी है। यानी M1 पे आप जितनी भी रेज गिराओगे उन सब को एक्सटेंड करने पे वो सब I1 से पास होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे होगा क्या कि ये रे जाके किसके ऊपर गिर जाएगी, M2 के ऊपर गिर जाएगी। समझ आई बात। तो क्योंकि ये रे M2 के ऊपर गिरी है तो M2 को ऐसा लगेगा कि ये रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। अच्छा, मैं अगर I1 के कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछूं तो आप देख सकते हो O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं a, a। तो I1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो हम देख सकते हैं x कोऑर्डिनेट तो सेम है, और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की जो है वो y में कितनी है, a, तो इमेज की भी y में कितनी होगी, a, यानी a, -a, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके I1 के। सिमिलरली I2 के कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूं तो y कोऑर्डिनेट तो सेम है, x कोऑर्डिनेट बस क्या हो जाएगा, इसका है a तो इसका हो जाएगा -a, तो ये है -a, a। ये दो इमेजेस बन चुकी थी। अब क्योंकि ये रे M2 के ऊपर जो गिर रही है उसे लग रहा है कहां से आ रही है, a, से, तो इसकी इमेज M2 कहां बनाएगा। तो आप अगर याद करो चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के प्लेन के आगे है और भले कहीं भी है तो इमेज तो बनेगी। दिखना ना दिखना किस पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ खड़े हुए हो। तो इसके लिए हम क्या करते थे, मिरर को एक्सटेंड कर देते थे, बस परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे और वहीं पे क्या फॉर्म कर देते थे, इमेज फॉर्म कर देते थे। सेम चीज मैं यहाँ करूंगा। मैं देखना चाह रहा हूँ कि I1 से जो रे आती हुई लग रही है M2 के ऊपर, तो M2 उसकी इमेज कहाँ बनाएगा। तो मैंने M2 को एक्सटेंड किया, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और ऑब्वियसली यहाँ पे एक इमेज बना रहा होगा I3। समझ आ रही है ना बात। और ये कुछ यहीं से आती हुई लग रही होगी। अब मैं यही जानना चाहता हूँ कि भाई I3 जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आप देख सकते हो M2 से I1 की दूरी जो है x में है a, तो इसकी क्या होगी, इसकी होगी -a। और y में तो हम देख ही सकते हैं, आप देख सकते हो कितना नीचे था ये, -a, तो ये कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, -a। समझ आया, यानी एक I3 इमेज हमें यहाँ पे फॉर्म होती हुई दिख रही होगी। तो 3 इमेजेस बन गई। अच्छा, और कोई केस पॉसिबल है क्या, हाँ बिल्कुल, एक और केस पॉसिबल है। कौन सा वाला, जब जो ऑब्जेक्ट से निकल के रे पहले M2 के ऊपर गिरे और फिर इसके ऊपर आके गिरे, यानी फिर M1 के ऊपर आके गिरे, वो यहाँ से आती हुई लगेगी। तो अब M1 को लगेगा कि I2 क्या है, I2 एक ऑब्जेक्ट है। तो अब M1 I2 की इमेज बनाने की कोशिश करेगा, ये रे इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, हमें वही पता लगाना है। तो मैं चाहता हूँ कि I2 जो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है M1 के लिए, M1 उसकी इमेज कहाँ बनाएगा। तो मैं M1 को पहले एक्सटेंड कर दूं,
अच्छा, अब इसके लिए ऑब्जेक्ट की ऊंचाई देख सकते हो आप मिरर से कितनी है, ए है, तो वो कितना नीचे बनाएगा, ए नीचे बनाएगा, यानी जो I4 बनने वाला है, चौथी इमेज बनने वाली है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, तो हमें x में तो दिख रहा है सेम होना चाहिए -a, और y में क्या होना चाहिए -a, यानी ये दोनों इमेजेस एक्चुअली क्या हैं, सेम हैं। तो I3 और I4 क्या कर चुके हैं, कोइंसाइड कर चुके हैं। समझ आ रही है बात। तो इस मिरर के कॉम्बिनेशन ने, यानी कि M1 और M2, इस कॉम्बिनेशन में जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, उन्होंने टोटल इमेजेस कितनी बनाई हैं, उन्होंने 3 इमेजेस टोटल बनाई हैं, और जो थर्ड इमेज है जिसका कोऑर्डिनेट है -a, वो इमेज कोइंसाइड हुई है, यानी वो इमेज M1 ने भी बनाई थी और M2 ने भी बनाई थी। क्या बात समझ आ रही है आपको। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस का आंसर क्या हो गया हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस का आंसर आपके पास हो गया 3। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट बात है, और इंपॉर्टेंट बात है, आप अगर ये देखो कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी थी, अगर हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ओरिजिन से देखें तो वो मैंने ली थी r, और r की वैल्यू क्या होगी, तो r की वैल्यू होगी √a² प्लस a² यानी कि a√2। अच्छा, I1 की डिस्टेंस अगर मैं ओरिजिन से देखूं, I1 की डिस्टेंस तो देखो कोऑर्डिनेट a, -a है, तो ये डिस्टेंस भी क्या आएगी r। I3 की डिस्टेंस अगर मैं देखूं ओरिजिन से, वो भी क्या आएगी r। I2 की डिस्टेंस में अगर देखूं ओरिजिन से, तो वो भी कितनी आएगी r। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो इंक्लाइन मिरर्स का कॉम्बिनेशन जब भी इमेजेस फॉर्म करता है, तो वो सारी की सारी इमेजेस एक सर्कल के ऊपर लाई करती हैं। इमेजेस और ऑब्जेक्ट सभी मिलके एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, जिस सर्कल का सेंटर तो होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मिरर्स, और रेडियस होती है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मिरर्स। क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि all the images formed and object lie on a circle with center as intersection point of mirrors, and radius as the distance between the object and the intersection point of mirrors। अरे बात समझ आई क्या। तो करना तो क्या होता है, अगर आप इसका डायग्राम से बनाना चाहो तो आपको हमेशा एक इमेज को दूसरे की ऑब्जेक्ट बना के देखना पड़ेगा, और इस तरह से रे डायग्राम से सॉल्व करना होगा आपको क्वेश्चन। ठीक है ना। तो बोर्ड्स वगैरह में अगर क्वेश्चन आता है तो हमें इसी तरह से रे डायग्राम से पूरी तरह से बतानी होती है इमेजेस की लोकेशन अगर पूछी गई है तो। ठीक है ना। कोई क्या कर देगा, आपको कोऑर्डिनेट्स पूछ लेगा, जैसे पूछ लेगा कि बताओ M1 ने जो दूसरी इमेज बनाई थी ऑब्जेक्ट की, उसका कोऑर्डिनेट क्या है। अभी तो यहाँ पे 3 ही इमेज बनी है, पर मान लो 5 इमेज बने तो पूछ सकता है चौथी इमेज का कोऑर्डिनेट क्या है। समझ आ रहा है कि नहीं। I3 फील्ड ऑफ व्यू में आएगा विदित, बिल्कुल आएगा, तीनों इमेजेस हमें दिखेंगी। ठीक है ना, रे रिफ्लेक्टेड है ही रे। ठीक है, तो अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है ना। इसकी जगह अगर मैं आपको ये देता क्वेश्चन कि मान लो कि इस बार ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे नहीं रखी है, जैसे मैं बोलूं ये M1 है और ये M2 है, एंगल 90 डिग्री है, लेकिन आपकी ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से रखी हुई है। ठीक है ना, जहाँ ये डिस्टेंस 30 डिग्री है और ये दूरी r है, तो क्या आप बता सकते हो आप कितनी इमेजेस बनेंगी। वहां लोगों ने मिलके, यानी दोनों मिरर्स ने मिलके 4 इमेजेस बनानी चाहिए थी, लेकिन तीसरी और चौथी इमेज क्या कर गई थी, कोइंसाइड, तो वो एक ही काउंट हुई थी, क्योंकि वो बाइसेक्टर पे रखा हुआ था, हमने ज्योमेट्री से देखा। अब मैंने क्या किया, उसे बाइसेक्टर से डिस्प्लेस कर दिया है, तो क्या अब भी 3 इमेजेस बनेंगी, 3 से ज्यादा, 3 से कम, बताओ जरा। वो चीज फिक्स है कि जितनी भी बनेंगी सब सर्कल पे लाई करेंगी, और रेडियस भी फिक्स है, बस हमें ये जानना है कि कितनी बनेंगी। बोलो।
करके देख सकते हो मैंने जैसे किया है, उतना रे बनाना नहीं पड़ता, कर सकते हैं हम तुरंत। इनफाइनाइट सौरभ संभव नहीं है मेरे भाई, पैरेलल मिरर्स में सिर्फ इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं। चलो तो इसे ट्राई कर लेते हैं हम। तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लो आप, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिख लूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, मैं इसे जनरल पॉइंट ले लेता हूँ, चलो सुविधा के लिए मैं इसे a कॉमा बी ले लेता हूँ, ठीक है। a कॉमा बी कुछ भी कोऑर्डिनेट होगा, बस दोनों इक्वल नहीं है, यह हमें पता है। अच्छा m2 कहाँ बनाएगा इसकी पहली इमेज, तो m2 इसकी पहली इमेज यहाँ बनाने वाला है। ये हो गई आपकी I1। कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट आप लोग जानते हो सेम होगा, ठीक है ना। तो x कोऑर्डिनेट तो a है, और y कोऑर्डिनेट b डिस्टेंस है तो नीचे बनाएगा -b। ये पहली इमेज बन गई भाई, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। m1 के लिए मैं देखूं, ये लो भाई m1 कहाँ बनाएगा, तो m1 यही बनाएगा इसकी इमेज, I2 बोल देते हैं इसे। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आप देख सकते हो y कोऑर्डिनेट तो सेम होगा यानी कि b, और x कोऑर्डिनेट पीछे चला जाएगा a यानी -a, b। अब देखना ध्यान से, m2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन बन रहा है, m2 के लिए ऑब्जेक्ट बन रहा है I1, दूसरा ऑब्जेक्ट जो बनेगा। तो m2 को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। ध्यान से देखो, मैं m2 के लिए I2 की इमेज बना रहा हूँ, I2 को परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, I2 की जो इमेज m2 बनाएगा वो यहाँ बनाएगा। I3 कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या आ रहे हैं, तो पता है आपको x कोऑर्डिनेट तो सेम आएगा -a, और y में ऊपर कितना था b, तो नीचे चला जाएगा b, -a, -b। अब I1 जो है, I1 ऑब्जेक्ट होगा किसके लिए, M1 के लिए। बात समझा करो, पहले मैंने ऑब्जेक्ट जो रियल थी उससे दोनों की इमेजेस बना दी, फिर हर एक की इमेज को दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बना के उसकी इमेज बना रहा हूं मैं। समझ आ रही है ना बात। तो M1 को एक्सटेंड कर दिया मैंने, I1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो इमेज कहाँ बनाएगा, यहीं कहीं बनाएगा। यहाँ मैं बोल देता हूँ I4 है। कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, दिख रहा है सबको, तो -b। x कोऑर्डिनेट पीछे चला जाएगा, कितना a आगे था a पीछे। अरे भाई देखो जरा, फिर से क्या कर गए, ये कोइंसाइड कर गए। कोइंसाइड कर गए तो यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस तो कितनी ही बनी, 3 ही बनी। समझ आ रहा है ना, और 2 इमेजेस कोइंसाइड। अरे समझ आ रहा है कि नहीं। I3 ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, वही तो बात है मेरे भाई, मैंने सब यूज कर लिया है। पहले मैंने ये रिफ्लेक्ट करा के I2 बनाई थी, समझ आ रही है ना बात। अब मैंने क्या किया, इस पे जो गिरी थी ये तो I2 से ही जाएगी, इस पे गिरा दी थी। अब इस पे गिरने के बाद मैंने इसे इधर भेज दिया था, तो अब अगर इधर चला गया तो इस मिरर के ऊपर वो टकरा नहीं सकती है। इस केस के लिए 3 से ज्यादा इमेजेस नहीं बन पाएंगी। समझ आ रहा है। थोड़ा सा मुश्किल तो लग सकता है, ठीक है ना। अब देखो, ऑब्वियसली हम इस तरह से नहीं करने वाले हैं, हम इसे ड्रॉ करने वाले नहीं हैं, ड्रॉ कर करके सॉल्व करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम पे इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो अब मान लो कि आपको कोई क्वेश्चन देता है, ये यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। दो मिरर्स मैंने ले लिए, M1 M2, और मैंने मान लिया कि ऑब्जेक्ट इस तरह से रखी हुई है, और ये एंगल कुछ भी ले लेता हूं, मैं जनरल ले लेता हूं, जैसे कि मैं मान लेता हूं 20 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपका कितना है, 70 डिग्री है। याद करो पैरेलल मिरर्स वाला क्वेश्चन, मैं उसी तरह करने वाला हूं। मैं लिखूंगा M1 M2, और यहां मैं सिर्फ लिख दूंगा कि M1 जो पहली इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट की, वो कितना एंगल बना रही होगी M1 से। तो देखो जरा, M1 जो पहली इमेज बनाएगा O की, वो किधर बनाएगा, इस तरफ बनाएगा, और ऑब्जेक्ट क्योंकि 70 डिग्री बना रही है तो पहली इमेज भी 70 डिग्री ही बना रही होगी। सिमिलरली M2 के लिए मैं बोलूं तो ऑब्जेक्ट 20 डिग्री बना रही है M2 से, तो इमेज जो वो बनाएगा I2, वो भी 20 डिग्री ही बना रही होगी। अच्छा, तो बस इन्हीं को लिखना है आपको, 70 डिग्री 20 डिग्री। अब आपको सिर्फ एंगल बिटवीन द मिरर्स को ऐड करते जाना है। एंगल बिटवीन द मिरर्स, जैसे वहां हम डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स ऐड करते थे, यहाँ पे एंगल बिटवीन द मिरर्स ऐड करना है, जो कि हमारा कितना है, 90 डिग्री। हाँ भाई, 90 प्लस 70 कितना हो गया आपका, 160 डिग्री, और 90 प्लस 20 कितना हो गया आपका,
110 डिग्री। 110 प्लस 90 कितना हो गया आपका 200 डिग्री, और 160 प्लस 90 कितना हो गया आपका 250 डिग्री। ये इमेजेस नहीं फॉर्म होती। आपको ये याद रखना है, इमेज एट एंगल थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 180 डिग्री विल नॉट बी फॉर्म्ड, विल नॉट बी फॉर्म। तो अब मुझे आगे क्रिस क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, मेरा आंसर आ चुका है, क्योंकि सारी वैल्यूज जो अब आ रही हैं वो ऑब्वियसली 180 से बड़ी ही आएंगी, और हमें 180 या 180 से बड़ी वैल्यू को काउंट नहीं करना होता है। तो मेरे भाई कितनी इमेजेस बनी, 1 2 3 और 4, पर आपका हो गया आंसर तो आया था हमारा 3। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक चेक परफॉर्म करते हैं, यही सबसे जरूरी चीज है कि फाइनल इमेज कोइंसाइड की है या नहीं की है, हमें ये पता करना है, ठीक है ना। तो फॉर फाइनल इमेज टू कोइंसाइड, फॉर फाइनल इमेज टू कोइंसाइड, आपको थीटा फाइनल इमेज ऑफ m1 प्लस थीटा फाइनल इमेज ऑफ m2 प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स, ये इक्वल आ जाना चाहिए 360 डिग्री के। अगर ये चीज चेक आप परफॉर्म करते हो कि फाइनल इमेज जो m1 ने बनाई थी उसका एंगल, फाइनल इमेज जो m2 ने बनाई थी उसका एंगल, और एंगल बिटवीन द मिरर्स, ये ऐड करने पे अगर आपका 360 डिग्री आ जाता है तो फाइनल इमेज कोइंसाइड करती है, वरना नहीं करती। तो इस प्रॉब्लम के लिए मैं अगर चेक परफॉर्म करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे फाइनल इमेज ऑफ m1 है 110, फाइनल इमेज ऑफ m2 है 160 डिग्री, और एंगल बिटवीन द मिरर्स है 90 डिग्री। ये आपको मिल रहा है कितना 360 डिग्री, यानी कि फाइनल इमेज क्या की है, कोइंसाइड। और क्योंकि फाइनल इमेज कोइंसाइड की है तो आपको यहाँ पे इमेजेस 4 दिख रही थी, उनमें से फाइनल कोइंसाइड कर गई है, यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस क्या होना चाहिए भाई, नंबर ऑफ इमेजेस हो जाना चाहिए 3, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली कुछ बच्चे होंगे जो कि स्कूल से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हद से ज्यादा, वो ये कहेंगे कि सर 360 बाय थीटा और ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सारी चीजें मैं अपने जीवन में काफी सुन चुका हूँ, ठीक है ना। ऑब्वियसली आपके दिमाग में आएगा कि इतना हम दिमाग क्यों लगाएं, हम तो सीधे 360 बाय थीटा और 360 बाय थीटा माइनस 1 इस तरह से कर सकते हैं, याद रख के इवन ऑड, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन वो वैलिड है, सिर्फ आपको ये बताएगा कि कितनी इमेजेस फॉर्म हुई हैं। यहां से अगर मुझे एंगल मिल जाए, जैसे मुझे मिल गया है कि m1 जो दूसरी इमेज बना रहा है वो m1 से 110 डिग्री पीछे है, तो मैं उस इमेज का कोऑर्डिनेट बता सकता हूं अगर इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन दिया गया हो तो। समझ आ रही बात, आप उस इमेज के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो। यहाँ तो 3 ही इमेज थी तो ये आसान था, ज्यादा इमेजेस होंगी तो कोऑर्डिनेट्स बताना मुश्किल हो जाएगा। तो उस केस में हमें हेल्प किससे मिल जाती है, अगर हम इस तरह से सॉल्व करते हैं तो। बताओ किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, बोलो, क्वेश्चन करने को तैयार है सब। ये एंगल मिरर के साथ है मेरे भाई, मिरर के साथ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल्स नहीं है ये, ठीक है ना। जैसे कि आपको दिख रहा है m1 ने पहली में 70 डिग्री इस तरफ बनाई है, ठीक है ना, तो दूसरी वो 110 डिग्री इस तरफ बनाएगा। कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलेगा, अब बेटा इतनी मैथ्स तो आनी चाहिए, मैं भी बता दूंगा। बेटा ट्रिक हमेशा वैलिड है, मैंने अभी तक जितनी भी ट्रिक आपको बताई है, जो कुछ भी बताया है वो हमेशा के लिए ही बताया है, एक क्वेश्चन के लिए कोई ट्रिक नहीं बताई जाती, ठीक है। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं। तो ये आपका ओरिजिन है, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, और ये डिस्टेंस है हमारा d, ठीक है ना। और ये एक्स एक्सिस है, समझ जाओ, ऊपर वाई एक्सिस है। ये एंगल आपको दिया गया है, मान लेते हैं, अभी मैं सिंपल ही ले लेता हूँ 30 डिग्री, और ये भी है 30 डिग्री।
ये M1, ये M2। सबसे पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। दूसरा, पोजीशन या कोऑर्डिनेट्स, पोजीशन ऑफ सेकंड इमेज बाय M1। कोऑर्डिनेट्स बताने हैं विदित। चलो भाई, बहुत आसान है। कुछ लोगों का गलत आ रहा है अभी भी, देख लेते हैं। M2, M1 से एंगल कितना है 30, तो पहली इमेज 30 पर ही बनेगी भाई। M2 से एंगल कितना है 30, तो पहली इमेज 30 पर ही बनेगी भाई। एंगल बिटवीन द मिरर 60, तो 60 ऐड करते हुए आगे बढ़ते रहना है जीवन में। 60 ऐड किया 90 डिग्री, 90 डिग्री, 150 डिग्री, 150 डिग्री, 60 ऐड करूंगा बड़ा हो गया, 60 ऐड करूंगा बड़ा हो गया। तो ये देखो इमेजेस 1, 2, 3, 4, 5, 6। चेक परफॉर्म कर लेते हैं फटाफट। चेक के लिए फाइनल इमेज 150 पे, दूसरे की फाइनल इमेज 150 पे, एंगल बिटवीन द मिरर 60 डिग्री, भाई आ गया है 360 डिग्री, यानी कि फाइनल इमेज क्या हो गई है कोइंसाइड। फाइनल इमेज क्या हो गई है कोइंसाइड। अब आपसे क्या पूछा गया है, उन्होंने पूछा है पोजीशन ऑफ सेकंड इमेज बाय M1। M1 की सेकंड इमेज M1 के साथ 90 डिग्री बना रही है। M1 के साथ 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, ये अगर आपकी y एक्सिस है तो ये एंगल 30 डिग्री है और 60 डिग्री, यानी कि जो आपकी यहाँ बन रही होगी इमेज 2, वो ये एंगल रख रही है कितना 60 डिग्री। अच्छा, डिस्टेंस तो d ही रहेगी ओरिजिन से, तो अब कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए कितना आसान है, ये डिस्टेंस d, ये एंगल 60 डिग्री, तो कोऑर्डिनेट्स आप सीधे सीधे से बता सकते हो। x कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा हमारा d sin 60 डिग्री, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा d cos 60 डिग्री, यानी कि ये हमें मिल गया -d√3/2, d/2। किसी को कोई समस्या?
तो जो आपके पास फॉर्मूला है 360 बाय थीटा, उससे आप सिर्फ नंबर ऑफ इमेजेस बता पाओगे, कोऑर्डिनेट्स बताना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो वहां ये ट्रिक हमारे काफी काम आ जाती है। और देख लेते हैं फटाफट। वही बताना है आपको, नंबर ऑफ इमेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेकंड इमेज बाय m1। हर्ष 360 बाय थीटा क्या है नहीं समझ आ रहा बेटा? वो स्कूल में होता है, मुझे पता था। मैं अगर नहीं बोलता तो कोई ना कोई एक बच्चा, मुझे पता भी है कौन बोलता, वो तुरंत बोल देते कि भाई हमारे स्कूल में बताया गया है 360 बाय थीटा, लगा दो फटाफट से। जैसे 360 बाय 60, 6 आंसर आया, -1 कर दो, 5 इमेजेस आ गई, है ना? तो वो इस तरह से चिपकाते रहते हैं, मतलब फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैंने बता दिया कि हम उससे नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो ये हमारा है, बताओ जरा क्या आ जाएगा? यही डिस्टेंस डी है। हाँ, स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूला। वहां पे अगर आप ये करोगे तो वो कहेंगे पता नहीं क्या कर रहे हो भाई। मृगांका आगे का क्वेश्चन करो, नहीं समझ आया तो इनमें समझ आ जाएगा, इतनी बड़ी चीज नहीं है। मैथ्स है मृगांका जी, मैथ्स में तो आप फोड़ू हैं, जैसा कि मुझे याद आ रहा है। ऐसा मैंने सुना था कि मैथ्स में तो आप मचा देते हैं एकदम। अब कोऑर्डिनेट नहीं निकल पा रहे हो तो विचित्र बात है ये तो। अच्छा, थोड़ी लोअर लेवल की मैथ्स हो गई होगी ये। हम्म। मृगांका जी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ाई गई है क्या आपको अभी तक? बताइए जरा। पढ़ा दी गई है तो उसका सॉल्यूशन तो तुम निकाल लेते होगे, है कि नहीं? क्योंकि मैंने सुना है कि सुपर कंप्यूटर चाहिए होते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, तगड़ी मैथ चाहिए उसके लिए। निकाल लिया होगा तुमने तो। बहुत बड़ा इक्वेशन था, बड़ा कैसे हो सकता है इक्वेशन? बड़ा तो हो ही इक्वेशन। तुम्हारे लिए क्या होगा बड़ा भाई? हलवा है सब तुम्हारे, हलवा। अरे यार, अब तक क्लास में जुड़ने की कोशिश कौन कर रहा है बेचारा? क्या मैं बता दूं? सभी लोग ट्राई कर चुके हैं क्या? अरे बताओ भाई। कंफ्यूजन चल रहा है भाई, 6 और 5 दो आंसर आ गए हैं।
नॉट पॉसिबल। अच्छा, सेकंड इमेज बनाई ही नहीं, बहुत बढ़िया। प्रियंका जी, पिछला क्वेश्चन जा चुका है। भूतकाल में देखोगे तो भविष्य कैसे बनाओगे? वर्तमान है उसे सॉल्व करो, भविष्य सुधरेगा। भूतकाल के पीछे पड़े रहोगे तो बिगड़ेगा ही मेरे दोस्त। पिछला क्वेश्चन दिखाइए, फिर कहोगे उसका पिछला दिखाइए, उसका पिछला दिखाइए। हम वेक्टर पढ़ रहे होंगे कुछ दिनों में। फिर आगे बढ़ो, दो सवाल तुम्हारे सामने, अगर दो हो गए तो पिछला भी हो गया होगा। अरे सौम्या जी, कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? मतलब पसंद नहीं है क्या मेरे से पढ़ना? मुझे ऐसा लगता है कि सौम्या को कुछ समस्या है यार मेरे से पढ़ने में। हमेशा मेरे अगेंस्ट ही बोलती है। एक बार मैंने नहीं देखा कि उसने ऐसा कहा हो कि आपने कुछ भला पढ़ा दिया। नहीं, कुछ ना कुछ समस्या ही दिखती है भाई। क्या करें हम। ये ये सही बोला भाई। अ, यार क्लास मिस कर रहा हूँ भाई मैं। चलो, पहला सवाल बहुत ही आसान। M1 लिख लेंगे यहाँ मेरे भाई, M2 लिख लेंगे यहाँ। M1 40, M2 30, एंगल बिटवीन द मिरर्स 70। 70 जोड़ा 110, 70 जोड़ा 100, 70 जोड़ा 170, 70 जोड़ा 180। 180 या 180 से ऊपर वालों को काउंट नहीं किया जाता। 1, 2, 3, 4, 5, सिर्फ 5। यहाँ पे चेक परफॉर्म करने का समय आ गया है। चेक के लिए फाइनल इमेज ऑफ M1 100 थी, फाइनल इमेज ऑफ M2 170 थी, प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स 70 है। भाई कितना हो गया ये मुझे मिला है 340, जो कि इक्वल नहीं है 360 के। तो फाइनल इमेजेस डू नॉट कोइंसाइड, फाइनल इमेजेस डू नॉट कोइंसाइड। तो आंसर आया हमारा, कितनी इमेजेस हैं? 5। अब बात आती है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेकंड इमेज बाय M1, यानी कि 100 डिग्री M1 से। ये 70 हो चुका है, 70 प्लस 100 यानी कि 170, लगभग इस तरह से आएगा कुछ। ये 70 है, मृगांका ध्यान से देख लो, ये 70 है। M1 से एंगल बताया गया है कितना? 100, तो यहाँ से 100 और जाना है पीछे, यानी कि x एक्सिस से टोटल कितना हो गया? 170। 180 से जस्ट पहले ये एंगल बचा 10 डिग्री। ये है डिस्टेंस d। कोऑर्डिनेट्स बता पाना बहुत आसान, माइनस डी कॉस 10 डिग्री, कॉमा डी साइन 10 डिग्री। आसान सवाल काफी। सेकंड पे चल लेता हूं मैं, बी पार्ट। M1 लिख लेंगे यहाँ, M2 लिख लेंगे यहाँ। M1 से एंगल 60, M2 से एंगल 90, बीच का एंगल 150। 150 जोड़ा मैंने अगर 60, तो ये बना 210 डिग्री, नहीं। 150 240 डिग्री, नहीं। यानी कि सिर्फ दो इमेजेस हैं। क्या ये दोनों भी कोइंसाइड कर रही हैं? मुश्किल ही है, चेक कर लेते हैं। 60, 90 और 150, क्या ये कोइंसाइड कर रही हैं? जी नहीं, ये कोइंसाइड नहीं कर रही है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आई? 2। सबने एक एक इमेज ही बनाई है, तो दूसरी इमेज के कोऑर्डिनेट्स हम कहाँ से बताएं? इमेज ही नहीं है तो कोऑर्डिनेट्स ही नहीं। अगर 360 से ज्यादा आया कुणाल, तो छत पे जाके कूद जाएं, क्योंकि आपने कुछ महान काम कर दिया है। संभव नहीं है 360 से ज्यादा आ पाना, ठीक है ना? 360 से ज्यादा कैसे आएगा भाई? अगर तुम 180 से ऊपर रुक ही गए हो, 180 से ऊपर काउंट नहीं कर रहे हो, तो फिर मुश्किल ही आना, नहीं आएगा, ठीक है ना? चिंता मत करो। एक सवाल और मृगांका जी ने कहा है, एक बार और किसी को भी कोऑर्डिनेट्स जानने हैं तो हम पुराना सवाल तो नहीं करेंगे, वो आप वीडियो में देख सकते हो। नया सवाल कर लेते हैं एक और आपकी
खुशी के लिए एंगल बता दो भाई, क्या ले लिया जाए तुम्हारी श्रद्धा से, जो तुम्हारा मन हो। ये लो ये लो ये लो, ये रही ऑब्जेक्ट, ये रहा डिस्टेंस डी, हमें तो इससे मतलब है। क्या चाहिए एंगल? 55 डिग्री, 37 डिग्री, 50 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री। जहर जहर दे दो लोगों को, कितनी इमेज बनानी पड़ेगी भाई? 1 डिग्री और 2 डिग्री में कितनी इमेजेस बनी? चलो बहुत सारी इमेज बनाते हैं। 10 डिग्री और 20 डिग्री। और कोऑर्डिनेट्स बताओ अब आप, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ इमेज, इमेज ऑफ M2। बहुत देर से M1 की बता रहे हैं, बस M2 के बता दीजिए। चलो 4 बनेगी कि नहीं बनेगी? देखो 4 बनती हैं तो ठीक है, नहीं बनती तो फिर थर्ड के बता देना, बैठे मत रहना। 37 मेरा फेवरेट तो है, पर फिर क्या, एक 37 देंगे, दूसरा फिर बहुत गंदा सा आ जाएगा, फायदा नहीं है। या तो दूसरा 53 दो तो वो 90 हो गया। सबका सही होना चाहिए भाई। 73.5 भी किसी ने, विदित ने बोला भाई। नंबर ऑफ इमेजेस भी बतानी है? बाप रे बाप, इतनी आ रही हैं? सोचो 1 डिग्री और 2 डिग्री जिसने बोला था वो ले लेते तो क्या होता। चलो अभी तक तो सबका सही है। बढ़िया, सही है अभी तक। क्या बात है, लग रहा है सब सही देने वाले हैं। कोई तो होगा महारथी रे। नहीं भाई, सभी सही दे रहे हैं आज तो। बेटा मैं सक्सेसफुल टीचर अगर इससे डिफाइन हूँ कि तुम लोग सही आंसर दे रहे हो, नहीं तो मेरा जीवन खत्म हो जाए, समझ रहे हो ना? कोई मुझे चवन्नी ना दे, अगर मैं इससे जज किया जाए कि कितना तुम लोग सीख रहे हो, भाई फिर तो मैं बड़ा ही अनसक्सेसफुल हो जाऊंगा। कोऑर्डिनेट्स गलत आना शुरू हो गए हैं, बढ़िया। सौरभ जी कोऑर्डिनेट नहीं समझ आ रहा, मतलब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाल अवस्था में नहीं पढ़ी थी? जब आपको पढ़ाई जा रही थी आप उस समय इंस्टाग्राम चला रहे होंगे। करें? लो भाई, नहीं बोला है, ठीक है, थोड़ा सा समय और ले लो, सही करना है सबको।
चलो मैं नंबर ऑफ इमेजेस तो निकाल देता हूँ, M1 M2, M1 से 20 डिग्री, M2 से 10 डिग्री, 30 जोड़ना है, 50, 40, 70, 80, 110, 100, 130, 140, 170, 160, यही फाइनल होने वाली है। इसके बाद तो बड़ा आ जाएगा, मुझे समझ आ रहा है। इमेजेस बनी है 1 2 3 4 5 6, टोटल 12 दिख रही हैं। चेक परफॉर्म कर लेते हैं। चेक परफॉर्म करोगे तो 160 डिग्री प्लस 170 डिग्री 330 हो गया है, प्लस 30 डिग्री यानी कि 360 डिग्री। तो आप कह सकते हो कि फाइनल इमेजेस क्या हो गई हैं, कोइंसाइड। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बची? नंबर ऑफ इमेजेस हमारे पास बच गई कितनी, 12 माइनस 1 यानी कि 11। तो ये तो सभी ने सही दिया था। अब बात आती है अगले पार्ट की, जिसमें बोला गया है फोर्थ इमेज ऑफ M2, ठीक है ना। फोर्थ इमेज ऑफ M2, तो फोर्थ इमेज ऑफ M2 110 डिग्री बना रही है M2 के साथ। तो 110 डिग्री का मतलब हो गया ये 90 तक हो चुका है, ये तो इसी तरफ बनाएगा, और यहाँ से और, तो यहाँ बन रही होगी फोर्थ इमेज ऑफ M2। डिस्टेंस वही D रहने वाली है। ये एंगल क्योंकि 110 डिग्री चाहिए, 90 हो चुका है, तो ये रहेगा हमारा 20 डिग्री। कोऑर्डिनेट्स बता पाना बहुत ही आसान। सौरभ जी ध्यान से देखना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे नहीं बता सकते यार। ये दूरी D है, ये 20 डिग्री, ये कंपोनेंट लेना आता होगा ना। x कंपोनेंट कितना आएगा, d sin 20 डिग्री। y कंपोनेंट कितना आएगा, d cos 20 डिग्री। तो कोऑर्डिनेट जो मिले वो मिले माइनस डी साइन 20 डिग्री कॉमा माइनस डी cos 20 डिग्री। अरे समझ आया कि नहीं, बोलो किसी को डाउट, किसी को कोई डाउट? नहीं भाई, उतना नहीं करता कोई। ओरिजिन चेंज करके फायदा क्या होगा, फिर वो और ज्यादा मैथ्स ही बढ़ जाएगी, ज्योमेट्री बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। मान लो ऑब्जेक्ट को ओरिजिन दे दिया, तो फिर आपको क्या समझ आ जाएगा कि ये सर्कल पे लाई कर रहा है, समझ आ रहा है ना। फिर उसके हिसाब से वो सर्कल वाले क्वेश्चन हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है। निकाल तो तब भी सकते हो, आप ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे अगर ऑब्जेक्ट के दिए हैं तो। एंगल तो पता ही है ना आपको, फिर उसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लो, तो वो बस मैथ्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? चलो, तो अब होने वाला है थोड़ी देर तक के लिए टाइम पास, ठीक है, जो कि मुझे सिर्फ पढ़ाना है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो पहली चीज होती है जिसे हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन हम सभी को पता है कि जब हम अपनी इमेज मिरर में देखते हैं, तो अगर आप मिरर के सामने खड़े होके कोई काम राइट हैंड से कर रहे हो, तो आपकी इमेज उस काम को लेफ्ट हैंड से कर रही होती है। या फिर आपने देखा हो एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, आप उसे रियर व्यू मिरर में देखते हो तो वो सीधा दिखता है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक प्लेन मिरर है और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से प्लेस कर दी जाए, तो क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज सेम होना चाहिए, तो हम देखें अगर, तो इस P में जो ये कर्व्ड पार्ट है ये मिरर के ज्यादा पास है, तो इमेज में ये मिरर के ज्यादा पास होना चाहिए। और जो स्ट्रेट पार्ट है P का, वो इस कर्व्ड सेक्शन के कंपैरिजन में दूर है मिरर से, तो वो दूर होना चाहिए। तो जो इमेज आपको दिखती है किसके अंदर, ये जबरदस्ती हो गया, जो इमेज आपको दिखती है मिरर के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्जन कह देते हैं, ठीक है ना। बेसिकली आप क्या करो, किसी भी चीज को पलट दो, ठीक है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो बहुत ही आसान सा होता है, इसमें कुछ है ही नहीं। मतलब जैसे कि अब बोला जाए ये अगर ऐसे एरो है तो इमेज कैसी बनेगी, तो ऑब्वियसली ऐसी बन जाएगी। इससे ज्यादा बताऊं क्या भाई? इसमें मैं क्या बताऊंगा, ये तो मेरे हिसाब से सबको पता होगा ना। ऐसा हो जाता है, टर्म्स हैं ताकि कभी फंस ना जाओ, इसलिए बस टर्म बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना।
अगली चीज होती है वाटर इमेज। कई बार क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा, मेंस वगैरह में कर सकता है, कोई लैंग्वेज में फंसा है आपको, वो है वाटर इमेज। आपसे वाटर इमेज पूछ ली जाए तो आप ये याद रखना, वाटर इमेज का मतलब होता है कि इस बार आपका प्लेन मिरर हॉरिजॉन्टली रखा गया है, ठीक है ना। जबकि लैटरल इन्वर्जन का जनरल मीनिंग हम ले लेते हैं कि मिरर वर्टिकल है। तो वाटर इमेज किसी की भी पूछी गई हो तो बस उसे क्या कर दो, इस तरह से फॉर्म हो जाएगी। बेसिकली पानी में हमारी जो इमेज दिखती वो आपको बनाना है। तो ये तो आपके आम जीवन के ऊपर है, आपने अगर पानी वानी देखा है कभी जीवन में, ठीक है ना, तो ऐसा दिखता है उसके अंदर। क्लियर है क्या वाटर इमेज सबको? ठीक है ना। चलो उसके बाद टाइम इन वॉल क्लॉक, ये भी एक फर्जी सा टॉपिक, एक आध बार सवाल आ गया है तो फिर पढ़ाना पड़ जाता है, ठीक है ना। तो आपके पास एक ऐसी घड़ी है, बहुत ही सस्ती घड़ी, जिसपे कि नंबर नहीं लिखे गए हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और उसके पास कुछ कांटे हैं, 3 कांटे होते हैं हमें पता है, आवर का हैंड है, मिनट का हैंड है, और सेकंड का हैंड है। और आप क्या कर रहे हो, आप महान हो इसलिए आप डायरेक्टली घड़ी की तरफ नहीं देख रहे हो, आप देख रहे हो मिरर के अंदर। क्या बात है। तो हमें बताना होता है सवाल, आपको कोई टाइम दे देगा, बोलेगा वॉल क्लॉक में इतने बज रहे थे, तो बताओ अगर हमने मिरर में देखा होगा तो हमें कितने बजते हुए लग रहे होंगे। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बोलूं, अगर समय हो रहा था 03:00:00, देन टाइम इन इमेज, मिरर इमेज, क्या टाइम होगा भाई? अरे बहुत बढ़िया, अरे सब ने बता दिया, बिल्कुल सही बात, 9 बज रहे होंगे। और देख लेते हैं, मान लो किसी ने कहा कि समय हो रहा था 3:30, टाइम इन इमेज क्या हो रहा होगा? टाइम इन इमेज, बिल्कुल ऑब्वियस आंसर है, बता दीजिए। 3:30 का क्या दिख रहा होगा? बस लौट गई आधी जनता। यही तो बात है, यही तो बात है भाई। थोड़ा सा ही तो दिमाग लगाना था। तो इसके लिए एक मेथड होता है कि पेपर पर ड्रॉ कर लो ना, और पेपर को पलट लो, तो उल्टी साइड से जो टाइम दिख रहा होगा ना वो टाइम होगा। पेपर पे कस के ड्रॉ कर लो, उल्टी साइड से देख लो तो आपको दिख जाएगा, या फिर ये कर लो, ड्रॉ करके देखो। तो भाई 3 तो यहाँ आता है, तो 3:30 में आवर हैंड तो थोड़ा सा नीचे होगा, और ये यहाँ पे होगा, तो उसको मिरर इमेज जब बनाएंगे तो ये तो यहीं के यहीं रहेगा, पर ये किधर आ जाएगा, 9 के थोड़ा सा नीचे होगा। तो दिख क्या रहा होगा आपको? 8:30 दिख रहा होगा, 8:30 दिख रहा होगा। अरे चमका के नहीं। एक और देख लेते हैं भाई, समय हो रहा था आपका 1:13:27, तो टाइम इन मिरर इमेज क्या आएगा? ये सब वॉल क्लॉक के लिए है, ठीक है ना, एनालॉग क्लॉक जो आती थी। बताइए। बताइए बताइए। 27 सेकंड का क्या करें? तो एक लड़के ने दे दिया है आंसर, दो, तीन, 3 लड़कों ने दे दिया है। तो साधारण सी इसकी भी ट्रिक है, जो मिरर इमेज का टाइम होगा वो बेसिकली हो जाएगा आपका 11:59 और 60 सेकंड में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो आपके रियल टाइम को, तो आपको वॉल का टाइम मिल जाएगा।
अरे समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? यानी कि इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का जवाब हो जाएगा, मैं 11:59 और 60 सेकेंड्स यानी कि 12 बज रहे हैं लगभग, उसमें से लगभग क्या एग्जैक्ट, उसमें से 1:13 और 27 सेकेंड को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 33 सेकेंड तो यहाँ बच जाएंगे, और यहाँ बच जाएंगे हमारे 46, और यहाँ बच जाएगा हमारा 10, यानी कि 10:46 और 33 सेकेंड इस समय का समय होगा वॉल क्लॉक के अंदर। अरे समझ आया कि नहीं? अरे समझ पा रहे हो भाई? इसमें है ही क्या, एक और कर लो संतुष्टि के लिए, कोई कुछ भी दे दे, ठीक है ना? तो टाइम इन वॉल क्लॉक बताना है, तो 2:52 और 10 सेकेंड हो रहे हैं, बताइए। एग्जाम में मिरर ले जा सकते हैं क्या? हाँ, सही सवाल है बेटा, काफी अच्छा सवाल है, ले जा सकते हो। और उसके लिए आपको फिर और भी मेकअप का सामान ले जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम ऑब्सेस्ड हैं अपने आप से, हम नहीं सह पाएंगे अगर हमारा चेहरा अच्छा नहीं दिखा तो लिपस्टिक भी ले जाना भाई, थोड़ा आईलाइनर भी ले जाना अगर आप लेके ही जाना चाहते हो तो। कौन मना करेगा, हलवाई तो है, आईआईटी किसका है? अपने दोस्त भाइयों का है, बोलो उनसे थोड़ा हटो, मेकअप वेकअप करने दो, मिरर विरर में देखने दो। और सवाल आने ही नहीं वाला है जब मैं ये कह रहा हूँ, तो फिर मतलब क्या है? मतलब ही क्या है जब सवाल नहीं आना? इतना घटिया सवाल कौन पूछे? किसके घर में है ऐसी घड़ियां अब? और कौन इतना बेवकूफ से है जिसने घड़ी के जस्ट सामने कांच टांग रखा है, और फिर वो देख भी कांच के ऊपर रहा है, वो घड़ी में सीधा नहीं देख रहा है? तो नहीं होता ऐसा। ये लो, 11:59, 60, 2, 52, 10, 50, 7, 9, 9:07 50 सेकेंड। बढ़िया। अब चलें क्या ढंग की चीजों पे, टाइम पास खत्म हो चुका है, नाम के लिए था ये, थोड़ा ब्रेक था दिमाग के ऊपर। तो अब आ जाती है चीज जो इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर्स, इन प्लेन मिरर। तो प्रिंसिपल क्या है इसका? सिंपल सा प्रिंसिपल है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर must always be equal to distance of object from mirror। अरे समझ आई क्या बात? उनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए, और दोनों मिरर के ऑपोजिट साइड्स पे होने चाहिए हमेशा, ठीक है ना? तो कैसे होगा भाई, कैसे कर सकते हैं? तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये मिरर है और ये हमारी ऑब्जेक्ट है। अच्छा, मिरर एक प्लेन होगा, एक प्लेन में रखा होगा पूरा मिरर, तो ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम कितने डायरेक्शन में वेलोसिटी हो सकती है? ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी एक्स में हो सकती है, वाई में हो सकती है, और जेड में भी हो सकती है। तो इमेज के पास भी वेलोसिटी एक्स में हो सकती है, वाई में हो सकती है, और जेड में हो सकती है। थोड़ा सा खुद फील करके देखो, मान लो आप एक बिल्डिंग के सामने खड़े हो और बिल्डिंग पूरी ग्लास की बनी हुई है, आप जमीन पर खड़े हो, अचानक से बिल्डिंग का जो ग्लास है, या ऐसा नहीं, कुछ और सोच लेते हैं, आप ट्रेन के सामने खड़े हुए हो, एसी कोच जो होता है, एसी कोच होता है ना, उसमें कांच लगा हुआ है, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हो, आपको अपनी परछाई, अपनी इमेज दिखती है ग्लास के अंदर। अब ट्रेन चलने लग जाती है, तो आपकी इमेज का क्या होता है? क्या वो ट्रेन के साथ दिल्ली पहुंच जाएगी? अरे बोलो, किसी की चल भी रही है, ये भगवान, कौन हो परमात्मा
फिर तुम अपनी परछाई दिल्ली पहुंचा दू भाई, मैं क्यों जाऊं। तो आप देखोगे आप जहाँ खड़े हो वहीं तो दिखेगी। हाँ ग्लास मूव कर रहा है और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आप रुके हुए हो। अच्छा, लेकिन अगर आप उस, अब मान लो ट्रेन रुकी हुई है, ठीक है ना, और अब आप ट्रेन की तरफ चलने लग जाओ, तो क्या आपकी इमेज चलती हुई दिखती है आपको? चलती हुई दिखती है? अब कोई नहीं बोल रहा है, कौन हो भाई तुम? बिल्कुल चलती हुई दिखती है। इसका मतलब क्या है, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ट्रेन आगे जाए या पीछे जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ट्रेन अगर ऊपर भी जाती ना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी कि सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर जो होती है वो इमेज के पास रिवर्स पहुंचती है, और वेलोसिटी पैरेलल टू मिरर जो होती है वो तो कैसी रहती है, सेम रहती है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू प्लेन ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी, मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ यानी डायरेक्शन के साथ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ ओनली वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर is reversed. Only velocity perpendicular to plane of mirror is reversed. समझ आए ना बात? और रिवर्स भी नहीं लिखना चाहिए मुझे। अगर मैं बहुत एक्यूरेट स्टेटमेंट लिखना चाह रहा हूँ तो मुझे लिखना चाहिए is changed, ठीक है ना। यानी कि वेलोसिटी में जो भी चेंज आने वाला है वो सिर्फ मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आने वाला है। अरे समझ आई क्या बात? ठीक है ना। अब देखो कैसे प्रूफ आएगा इसका। तो हम सीधा देख सकते हैं कि भाई डिस्टेंस ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर must be equal to negative of displacement of object with respect to mirror। अरे तभी तो दोनों सेम रह पाएंगे, सेम दूरी पे। अगर आपकी इमेज लेफ्ट में चले 10 मीटर, इसका मतलब कि आप चले हो राइट में 10 मीटर, क्योंकि वो तो आपका ऑपोजिट चलता है ना। आप मिरर के पास जाते हो तो वो उल्टी डायरेक्शन में चलता है, तभी तो वो भी मिरर के पास आएगा। आप मिरर से दूर जाते हो तो इमेज भी मिरर से दूर जाती है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। मुझे यहाँ वेलोसिटी की बात करनी थी तो मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, इसे डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएट करते ही आपको यहाँ से मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यही आपका फॉर्मूला है। अगर आप भूल चुके हो कि विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, रिलेटिव मोशन कहते थे हम उसे, तो मैं यहाँ एक्सपेंड करके भी लिख देता हूँ। तो ये हो जाता है वी आई माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर is equal to minus velocity of object with respect to ground minus velocity of mirror। ये फॉर्मूला, यहाँ सारी वैल्यूज विद साइन रखनी होंगी आपको, विद साइन रखनी होंगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट। एक एग्जांपल मैं करके बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो मान लो कि ऐसा है कि हमारा मिरर यहाँ रुका हुआ है, ये आपकी ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, y में स्पीड है उसकी 2 मीटर पर सेकेंड और z में स्पीड है उसकी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और मिरर इधर चलने लगता है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो मुझसे पूछा जाता है कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर मैं बताना चाहूँ वेक्टर फॉर्म में मैं बता देता हूँ। ये हमारा आई कैप है, ये आपका जे कैप है। तो कौन सी वेलोसिटी है जो चेंज नहीं होने वाली? तो हम देख सकते हैं कि जो वाई एक्सिस है वो तो पैरेलल होगा हमारे मिरर के, और जो जेड एक्सिस है वो भी पैरेलल होगा हमारे मिरर के। सिर्फ 10 वाली जो है वो चेंज हो सकती है। तो पहले मैं वाई वाला तो लिख ही दूं, 2 जे कैप और प्लस 5 के कैप, ये तो आने ही वाला है। आई कैप वाला मुझे निकालना है, समझ आ रही ना बात। आई कैप वाला मुझे निकालना है। मैं मान लेता हूँ इमेज की वेलोसिटी है एक्स आई कैप, तो अब बस मैं फॉर्मूला लगा दूंगा वी आई माइनस वी एम, ये होना चाहिए नेगेटिव ऑफ वी ओ माइनस वी एम। इमेज की वेलोसिटी एक्स राइट में मैंने मान ली है, माइनस मिरर की वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स में ही है 5, ये होना चाहिए माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स में ही है 10, माइनस मिरर की वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स में ही है 5। यहाँ से आपको मिला x इज इक्वल टू 0, यानी कि मिरर की
इमेज जो बनी है, मिरर के अंदर जो इमेज बनी है उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है एक्स डायरेक्शन में। तो फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको क्या मिली, 2i प्लस 5k, सॉरी 2j प्लस 5k। अरे चमका के नहीं, बोलो किसी को कोई डाउट, कोई डाउट, कोई समस्या बताइए। मैंने सिर्फ फॉर्मूला पुट किया, जो आंसर आया है उसको एज इट इज लिख देना। अरे बोलो, आलस खा जाएगा तुम्हें, अभी बता रहा हूँ मैं। ये टेस्ट का टाइमिंग है, जिस समय तुम सो रहे हो, नींद आ रही है तुम्हें। चलो, तो आपको बतानी है वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये आपका आई कैप, ये आपका जे कैप, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बतानी है। तो कंपोनेंट्स लेने हैं हमें। वो का कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ पे आ जाएगा 6। तो पैरेलल वाला तो सेम ही रहता है इमेज का, तो वो तो 6 आ ही गया। यहाँ मान लेता हूँ मैं x। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये होना चाहिए माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। यहाँ से आपको x कितना मिल गया, ये हमें मिल गया -3, वहाँ जाके +5 यानी कि 2। तो पहले का आंसर आया हमारा 2i कैप प्लस 6j कैप। किसी को डाउट इसमें, फर्स्ट पार्ट में? नहीं होना चाहिए, अरे बोलो। दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में कंपोनेंट 20 cos 53 यानी कि 12, 20 sin 53 यानी कि 16। y वाला तो सेम रहता है, x वाले के लिए निकाल लेते हैं। मैं मान लेता हूँ जो इमेज है उसकी स्पीड इधर x में x है, x माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये होना चाहिए माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट -12 माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर 10। ये मिल गया हमको 22 प्लस 10 यानी कि 32। x यहाँ से मिला आपको 32। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको क्या मिल गई, 32i कैप माइनस 16j कैप। अरे सही है ना, थर्ड हो गया सबका। थर्ड देख लो, ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये हो गया 20 और ये भी हो गया 20। मिरर की y वाली स्पीड से तो मुझे कोई मतलब है ही नहीं, तो y में तो क्या रहने वाली है, 6 ही रहने वाली है। परपेंडिकुलर में मैं मान लेता हूँ इमेज की स्पीड है इस तरफ x, तो x माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर -20, ये हो जाना चाहिए माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 8 माइनस -20। तो ये हो गया -28 -20 यानी कि -48। तो हमें जो वेलोसिटी ऑफ इमेज मिली वो मिली -48 आई कैप प्लस 6 जे कैप। पैरेलल डायरेक्शंस में इमेज मिरर की स्पीड से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट की स्पीड मैटर करती है। अरे सही है ना, ये भाई 8, ये भाई 6, ये भाई 8, ये भाई 6, इसका तो कोई अर्थ है नहीं, ये सेम रहने वाली है हमारी इमेज के पास। x में मैं मान लेता हूँ इस तरफ x है, तो x माइनस -8, ये होना चाहिए नेगेटिव ऑफ ऑब्जेक्ट की -8 माइनस मिरर की हमें दी हुई है -8। तो यहाँ से हमें x मिल गया भाई कितना, -8। अरे समझ आया कि नहीं? तो बस वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको मिल गई कितनी, -8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। किसी को कोई डाउट किसी पार्ट में? फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू बिठानी थी और कुछ नहीं करना है, इसमें डाउट होना यानी कि कुछ समस्या है जीवन में। अरे बोलो, क्लियर है क्या? अरे क्लियर है, चलो तो सवाल कर लेते हैं फिर और एक। तो सवाल है कि ये आपका मिरर है और ये इंक्लाइंड है हमारा 37 डिग्री पे, और ये आपकी ऑब्जेक्ट चली आ रही है वर्टिकली डाउन।
एट 10 मीटर पर सेकेंड, ये आई कैप है, ये जे कैप है, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है? चलो भाई, कोई आंसर नहीं दे रहा है, मैं देख लेता हूँ, कर दूं मैं? चलो देख लेते हैं। तो वेलोसिटी के हमें सिर्फ कंपोनेंट्स लेने हैं, एक मिरर के परपेंडिकुलर और एक मिरर के पैरेलल। समझ आ रही है बात? तो ये एंगल तो हमें मिल जाएगा सीधे से, ये एंगल आपका है 37 डिग्री, तो ये 90 माइनस 37 डिग्री, और ये मिल गया आपको 37 डिग्री। यानी यहाँ कंपोनेंट तो क्या आ गया, 10 cos 37 यानी कि 8, और यहाँ 10 sin 37 यानी कि 6। तो जो आपकी इमेज है उसकी वेलोसिटी भी हम इन्हीं दोनों डायरेक्शंस में निकालने वाले हैं। तो पैरेलल टू मिरर जो है वो तो सेम रहेगी, तो यहाँ तो 6 आई गई। परपेंडिकुलर टू मिरर क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, सीधी सी बात है। तो वो 8 से पास आ रहा है तो ये भी 8 से पास जा रही होगी। अब बस आपको कंपोनेंट्स लेने हैं। समझ आ रही ना बात? ये आपका 37 डिग्री है, ये आपका 37 डिग्री है। तो x में अगर आप देखो तो x में कंपोनेंट आया 6 cos 37 माइनस 8 sin 37 डिग्री, और ये आ गया हमारा माइनस आई कैप। y में अगर आप देखो तो 6 sin 37 माइनस 8 cos 37 डिग्री, ये आ गया हमारा माइनस जे कैप। अरे समझ आया कि नहीं?
बस यही आपका आंसर हो जाएगा।